ठीक। इतिहास दर्शन के क्षेत्र में टॉयनबी एक महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हैं, एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं। यह मुख्यतः जर्मन के थे और इन जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भाषा, साहित्य और इतिहास के प्रोफेसर थे। इनका समय 20वीं शताब्दी में है। तो जर्मन के अन्य इतिहासकारों की तरह टॉयनबी ने भी इतिहास के संदर्भ में अपनी दृष्टि, अपनी विचारधारा, अपनी हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया है। तो यह दर्शन भी पूरी स्पेंगलर की तरह पूरी तरह से इनकी पर्सनल हाइपोथेसिस है, इनकी स्वयं की परिकल्पना है कि इतिहास या समाज का अध्ययन कैसे होता है, समाज या इतिहास का जन्म कैसे होता है, यह किस प्रक्रिया के तहत विकास करती है और विकास की प्रक्रिया के साथ यह कैसे अपने पतन की अवस्था में पहुंचती है। तो यह अवधारणा जो उन्होंने समाज के परिवेश में अपना दिया है या इतिहास के परिप्रेक्ष्य में दिया है, वही टॉयनबी का इतिहास दर्शन या टॉयनबी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहलाता है। टॉयनबी ने अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण मुख्यतः अपने ग्रंथ अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया है। और स्टडी ऑफ हिस्ट्री इतिहास एक अध्ययन। और टॉयनबी ने इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, वह है लेटर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेटर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में उन्होंने मुख्यतः औद्योगिक दृष्टिकोण से और औद्योगिक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक समाज के बारे में चर्चा किया है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से टॉयनबी ने सबसे पहले इतिहास में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जबकि स्वतंत्र रूप से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग ब्लैकिट महोदय ने किया है। स्वतंत्र रूप से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार ब्लैकिट महोदय ने किया है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से पूछेगा इतिहास में इस शब्द का पहली बार प्रयोग अर्नल्ड टॉयनबी ने किया, जिनका पूरा नाम है अर्नल्ड टॉयनबी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में इन्होंने इसकी चर्चा किया। साथ ही साथ टॉयनबी का एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है, वह कहलाता है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का भी पहली बार प्रयोग पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का भी पहली बार प्रयोग अर्नल्ड टॉयनबी ने ही किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी विचारधारा है ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास लेखन की प्रक्रिया में या इतिहास लेखन के क्षेत्र में ऐसी विचारधारा जो किसी विचारधारा को न मानती हो। उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी विचारधारा को नहीं मानती। यह मानती है कि विचारधारा का अब अंत हो चुका है, इसीलिए अब विचारधारा में किसी को बांधा नहीं जा सकता है। तो इतिहास को भी किसी एक विशेष विचारधारा या किसी एक विशेष स्ट्रीम या किसी एक विशेष अप्रोच या डिसिप्लिन के तहत नहीं व्याख्यायित किया जा सकता। तो यह जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, यह इतिहास को गप मानता है, इतिहास को कल्पना मानता है, इतिहास को मिथक मानता है, इतिहास को शब्दों की मायाजाल मानता है। वह कहता है कि हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द इल्यूजन ऑफ वर्ड्स। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द इल्यूजन ऑफ वर्ड्स। इतिहास और कुछ नहीं, केवल शब्दों का मायाजाल है। तो कुल मिला के यह ऐसी विचारधारा है जो किसी विचारधारा में बंधी नहीं है, न किसी विचारधारा को मानती है। चूँकि पोस्ट मॉडर्निज्म एक शब्द ही आपके सिलेबस में है, तो इसकी चर्चा हम और बाद में करेंगे। तो बताएंगे अन्य कौन कौन से इतिहासकार हैं, उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है। जैसे फुकुयामा हैं, मिस्टर प्रूथो हैं, जैक्स देरिडा हैं, इनका क्या विचार है। और इसी से बाद में एक नई विचारधारा निकल के आई जिसे कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिसे कहते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत। विचारधारा का अंत जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, यह मुख्यतः डेनियल बैल और रॉबर्ट ई लेन का सिद्धांत है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है।
तो यह थ्योरी किसकी है? रॉबर्ट ई लेन और डेनियल बैल की है, ठीक है। और इसी संदर्भ में फुकुयामा का एक बड़ा फेमस ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उनकी किताब का नाम है फुकुयामा का द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और अंतिम व्यक्ति। तो ओवरऑल इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा इन्होंने ही दिया है। और टॉयनबी का एक अन्य महत्वपूर्ण देन है, टॉयनबी ने सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में एक सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं थियरी ऑफ ओशियन ट्रेवल्स। थियरी ऑफ ओशियन ट्रेवल्स, थियरी ऑफ ओशियन ट्रेवल्स का तात्पर्य होता है समुद्री यात्राओं का सिद्धांत। ये आपका है थियरी ऑफ ओशियन ट्रेवल्स, समुद्री यात्राओं का सिद्धांत में वह कहते हैं कि कोई सभ्यता संस्कृति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती है या पलायन करती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने सभी जो कारीगरी है, सभी कुशलता है, सभी उसके जो टूल्स हैं, सभी जो उपकरण हैं, उनको एक साथ लेकर ही जाए और आपको उस संस्कृति का जो औपनिवेशिक केंद्र होगा या अगला नया केंद्र बनेगा, तो आपको सारी व्यवस्था वैसे ही मिले जैसे कि उसके मूल देश की व्यवस्था होती है। तो ऐसा नहीं होता है। कहता है टॉयनबी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई यात्रा करता है तो उस यात्रा में वह मुख्यतः उन्हीं वस्तुओं को ले जाता है जो कि ज़्यादातर बहुउपयोगी हो, जो मल्टीफंक्शनल हो और जिनका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, या जो आवश्यकता होती है उन्हीं पर वह कार्य करता है, उन्हीं वस्तुओं को ले जाता है, अन्य को छोड़ देता है। इसका प्रयोग कभी कभी वहाँ किया जाता है जबकि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामियाई सभ्यता के रूप में मानी जाती है। और कुछ विद्वान यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह मेसोपोटामियाई सभ्यता का और सुमेरिया सभ्यता का एक उपनिवेश था और उसी रूप में हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए। जो समानता मिलती है वह हड़प्पा सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता सिद्ध करती है और जो नहीं मिलती है उसके लिए इन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि वह ओशियन ऑफ ट्रेवल्स के कारण नहीं मिल रही है। तो वो विशेषताएं धीरे धीरे बाद में दिखाई देंगी, शुरुआत में अगर नहीं दिखा पाई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसका उपनिवेश नहीं है। ओवरऑल ये थियरी दैट इज़ द एब्सोल्यूट थियरी नाउ। तो यह अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है सुमेरियाई सभ्यता, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो ओवरऑल यह इसका महत्वपूर्ण थियरी रही है टॉयनबी की। अब आते हैं टॉयनबी के ऐतिहासिक दर्शन में। टॉयनबी के जहाँ तक ऐतिहासिक दर्शन की बात है तो मैंने चर्चा किया कि टॉयनबी का जो दर्शन है यह मुख्यतः इतिहास का परिकल्पनात्मक दर्शन है। यह इतिहास का इनका स्वतः हाइपोथेसिस है, स्वयं का एक पर्सनल हाइपोथेसिस है। इन्होंने इतिहास की एक अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है और इस परिकल्पना में उन्होंने यह बताया कि किसी भी इतिहास या व्यक्ति के जीवन का अध्ययन या संस्कृति का अध्ययन जो किया जाता है उसका मूल विषय क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समाज, इन्होंने कहा समाज या सभ्यता। जैसे कि यह माना जाता है कि किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति को या उसके प्राचीन इतिहास को अगर समझना हो तो उसकी राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाए, कि सामाजिक पहलू का अध्ययन किया जाए या उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाए। तो इस पहलू के संदर्भ में टॉयनबी ने कहा कि राजनीति या भौगोलिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप किसी देश के समग्र विकास और समग्र उसके जो विशेषताओं को नहीं व्यक्त करता है। उसके टोटल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके सभ्यता या संस्कृति के जो आपका एक प्रकार से जो अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है वह पूरी तरह से उसमें नहीं पता चल पाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतिहास का जो प्रतिपाद्य विषय होना चाहिए वह वास्तव में राजनीति या भूगोलिक स्थिति या साम्राज्य से बड़ा, राज्य से बड़ा उसकी समाज या सभ्यता होनी चाहिए। तो इनसे बड़ा क्षेत्र होना चाहिए जिसे कहा है समाज या सभ्यता। तो समाज या सभ्यता जब कहा जाए तो इसका बेसिक कंसेप्ट होगा कि जैसे स्पेंगलर ने संस्कृति की बात किया वैसे टॉयनबी ने क्या किया, समाज का अध्ययन किया और समाज को ही उन्होंने सभ्यता कह दिया। जबकि आपने अभी पढ़ा, जबकि रांके ने इसके लिए क्या किया है,
रांके ने इसके लिए राजनीतिक जीवन को मुख्य आधार बनाया है। लेकिन यहाँ पे टॉयनबी ने समाज या सभ्यता के अध्ययन की बात की है। तो समाज और सभ्यता दोनों इनके दर्शन में सिनोनिम हैं और दोनों का मूल तात्पर्य समझिएगा संस्कृति या इतिहास है। तो जब जब समाज की बात आए या सभ्यता शब्द आए तो समझिएगा वह इतिहास है या वह संस्कृति के लिए आया है। ठीक है, तो किसी देश, राज्य, समाज, संस्कृति, इतिहास सब का एक मिला के सबसे व्यापक जो संकल्पना है वह कहलाती है आपका राज्य या समाज। टॉयनबी कहता है कि किसी समाज या सभ्यता का जन्म कैसे होता है। वो कहता है किसी समाज या सभ्यता का जन्म मुख्यतः भौगोलिक कारकों और प्रजातीय कारकों और परिस्थितियों के तालमेल के फलस्वरूप होता है। जैसा जिस देश का भौगोलिक परिवेश होता है, जैसा किसी देश का प्रजाति परिवेश होता है, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति और परिस्थितियाँ होती हैं, उसी के अनुरूप सभ्यता या समाज का जन्म भी होता है। तो समाज और सभ्यता का जो स्वरूप होता है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो उसके मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो उसका मेन फीचर होता है, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति और प्रजाति स्थिति और परिस्थितियाँ और प्राकृतिक अवस्था कैसी हैं। तो इनके संघात से समझिए सभ्यता या समाज का जन्म होता है। सभ्यता या समाज का मतलब है इतिहास। ओके, आगे देखिए। वो कहता है कि कोई सभ्यता या समाज जिसका उद्भव हुआ उसका क्रमिक विकास भी होता है। अब अगर विकास नहीं हो पाया तो उसका पतन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वो कहता है कि किसी समाज का विकास और पतन उसकी आंतरिक शक्ति और दुर्बलता के कारण होता है। किसी समाज का विकास अथवा उसका पतन उसकी आंतरिक शक्ति और दुर्बलता के कारण होता है। अगर उसकी आंतरिक शक्ति जो उसका इटर्नल वैल्यूज़ है, अगर वो मजबूत है, पावरफुल है, विल पावर मजबूत है, तो वह सभ्यता संस्कृति विकास करेगी, अन्यथा पतन की अवस्था में चली जाएगी। जहाँ तक सभ्यताओं की या समाज की बात किया तो टॉयनबी ने अपने ऐतिहासिक दर्शन में कुल मिला के 29 सभ्यताओं की बात की है। यद्यपि कहीं कहीं बुक में आपको 26 सभ्यताओं भी मिलती है, कहीं कहीं 21 सभ्यताओं की बात होती है। तो मुख्यतः इन्होंने 29 सभ्यताओं की बात किया है और इन्होंने 29 सभ्यताओं में यद्यपि 5 सभ्यताओं का ही व्यापक अध्ययन किया और कहा कि 5 सभ्यताएं ऐसी हैं जो वर्तमान समय तक चल रही हैं, नहीं तो अन्य जितनी 29 सभ्यताएं थी उनमें 5 को छोड़कर अन्य सभ्यताएं कुछ समय के लिए उद्भूत हुई लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। तो ऐसे कुछ सभ्यताएं हुई जिनका उद्भव हुआ लेकिन तुरंत ही समाप्त हो गई, वो विकास नहीं कर पाई, तुरंत समय के साथ समाप्त हो गई, तो वो सभ्यता खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जो सभ्यताएं उद्भव तो हुआ, थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन उनके विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई, विकास की प्रक्रिया रिस्ट्रेंड हो गई और रुक गई। जब विकास की प्रक्रिया रुक गई तो वह अवरुद्ध सभ्यता हो गई। तो अब अवरुद्ध सभ्यता के कारण भी वो अपना विकास नहीं कर पाया और किसी समरूप समाज में जाके अपने को प्रत्यावर्तित कर लिया या समाप्त कर दिया। इनमें से 5 सभ्यताएं ऐसी हैं जो अभी तक चल रही हैं। इनमें से 5 सभ्यताएं ऐसी हैं जो अभी तक चल रही हैं। और ये सभ्यताएं कौन सी हैं? 5 की बात करता है। वह कहता है इसमें है पश्चिमी ईसाइयत, पूर्वी ईसाइयत, इसमें पश्चिमी ईसाइयत मतलब पश्चिमी यूरोप, पूर्वी ईसाइयत, तीसरा भारत, इस्लाम और सुदूर पूर्वी जगत। समझिएगा। तो कहता है कि पश्चिमी यूरोप की सभ्यता या पश्चिमी ईसाइयत सभ्यता, पूर्वी ईसाइयत सभ्यता, तीसरा है भारत या हिंदू सभ्यता, चौथा इस्लाम और 5वां की चर्चा करता है। वो कहता है सुदूर पूर्वी जगत की सभ्यताएं। कहता है कि यही जो 5 सभ्यता है, यही सभ्यता अभी तक चल रही है, ठीक है, और यही सभ्यता अभी तक विकास कर रही है। तो विकास की प्रक्रिया में यही 5 सभ्यताएं हैं, लेकिन आगे चल के इन 5 में भी अपने आप को कौन सर्वाइव कर पाएगा, कौन अपने सभ्यता संस्कृति को बचा पाएगा, कौन अपने
विकास के प्रक्रिया को अनवरत जारी रखेगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह सभ्यता विकास कर रही है कि नहीं, उस सभ्यता का अंतर्निहित व्यक्तित्व बचा है कि नहीं। समझिएगा फिर से, मतलब उस सभ्यता का अंतर्निहित व्यक्तित्व बचा कि नहीं। कैसे समझिएगा? जैसे मैंने कल चर्चा किया था कि स्पेंगलर में, स्पेंगलर कहता है कोई भी संस्कृति विकास जब करती है तो हम विकास का मापक क्या मानते हैं? उसके राजनीतिक विकास को या उसके भौगोलिक विकास को नहीं मानते, बल्कि हम यह मानते हैं कि किसी भी संस्कृति का जो विशिष्ट तत्व होता है, जिसके कारण वह संस्कृति दूसरों से अलग हो, अपनी पहचान स्थापित करती है, अगर वही विशिष्ट तत्व अपने स्वरूप को बचाए रखता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है, तो जान लीजिए कि वो सभ्यता चल रही है अथवा सभ्यता समाप्त हो रही है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि विकास का जो मापक होता है, टॉयनबी कहता है कि जो किसी भी सभ्यता या समाज के विकास का जो मापक होता है, यह व्यक्ति के जीवन पर भी लागू होता है। जो इसका मापक होता है वह किसी के समाज का भौतिक जीवन नहीं होता है, न राज्य होता है, न उसके विस्तार की प्रक्रिया होती है, न उसके राजनीतिक जीवन होता है, बल्कि इनके स्थान पे उस सभ्यता का अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है, जिसको वह सभ्यता का प्रधान चिन्ह कहता है। तो प्रधान चिन्ह की चर्चा हम कल भी किए थे स्पेंगलर में। स्पेंगलर भी प्रधान चिन्ह और संस्कृति की आत्मा की बात करता है, और यह क्या कहता है? यह संस्कृति की आत्मा को प्रधान चिन्ह बस कहता है कि जो प्रधान चिन्ह होता है किसी संस्कृति का, ठीक है, यह उस संस्कृति या सभ्यता का अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है। इस अंतर्निहित व्यक्तित्व का जब तक विकास होता रहेगा तब तक सभ्यता समाज चलेगी। और यह अंतर्निहित व्यक्तित्व कैसे विकास करता है? कहता है कि इस अंतर्निहित व्यक्तित्व की विकास की प्रक्रिया में समाज में एक स्वनिहित आंतरिक संतुलन की प्रक्रिया स्थापित होती है, जिसे कहते हैं आत्मनियमन, मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब प्रत्येक समाज जब अपनी विकास करती है तो इस विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक समाज का एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का होता है। तो जो उसका संस्कृति या सभ्यता का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, उसे कहते हैं सभ्यता का प्रधान चिन्ह। मतलब सभ्यता या संस्कृति का समझिएगा कि मूल विशेषता, जैसे भारतीय संस्कृति विशेषता आध्यात्मिकता या धर्म प्रधानता। आगे कहता है कि यह प्रधान चिन्ह आगे बढ़े, यही संस्कृति के प्रगति का द्योतक होता है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, अनवरत जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि उस संस्कृति में आंतरिक संतुलन स्थापित हो। अगर समाज आंतरिक संतुलन बनाए रखेगा, जो इटर्नल बैलेंस बनाए रखेगा, तो वह समाज आगे बढ़ेगा। और जब इटर्नल अपना वैल्यूज़ और इटर्नल बैलेंस दोनों बना के रखेगा, तो यही कहलाएगा आत्मनियमन। तो प्रत्येक संस्कृतियों में अपने प्रधान चिन्ह को जारी रखने के लिए एक आत्मनियमन की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्मनियमन की प्रवृत्ति का मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब जैसे समझिएगा आपका विल पावर, भाई हमारा आपका व्यक्तित्व हर स्थिति में एक जैसा बना रहे, यही हमारे व्यक्तित्व के विकास का लक्षण है। अन्यथा हम खुद नहीं रह पाएंगे जो हैं, तो ऐसे संस्कृति और समाज नहीं रह पाती है। तो ये कैसे होगा? जब हम अपना एक विल पावर मजबूत करेंगे, हमारा एक विल पावर होगा, वही आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वही समाज के लिए भी लागू होता है। तो जब समाज के पास अपना एक सेल्फ डिटर्मिनेशन रहेगा, तो समाज क्या करेगा? समाज सेल्फ डिटर्मिनेशन की अवस्था में लगातार विकास की प्रक्रिया में हमेशा क्या करेगा? हमेशा एक नई स्थिति पैदा करेगा। वाद प्रतिवाद संवाद इसमें भी होगा। और इस प्रक्रिया में आत्मसंतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने की प्रक्रिया में समझिए कि प्रत्येक समाज एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है। और जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, तो दूसरी स्थिति जो होती है पहले की अपेक्षा अधिक समुन्नत होती है। ठीक है, पहले की अपेक्षा अधिक मॉडिफाइड होती है, पहले की अपेक्षा अधिक अमेंडेड होती है, पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत होती है। तो ऐसी कंडीशन में पहले की जो जटिल अवस्था है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उस सिचुएशन से हटकर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य या समाज एक नवीन कम जटिल स्थिति में पहुंचता है।
एक कम जटिल समस्याओं में पहुंचता है तो अधिक समस्याओं से कम समस्या की ओर वह अग्रसर होता है, तो समस्याओं का धीरे धीरे समाधान करने लगता है। इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं सूक्ष्मीकरण, इथेरिलाइजेशन। इथेरिलाइजेशन इसका मतलब है सेल्फ, इसको कहते हैं हम सूक्ष्मीकरण। तो समाज सेल्फ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया में क्या करता है, अधिक जटिल स्थिति से, अधिक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से सिंपलिसिटी की ओर बढ़ता है, एक सिंपल सिचुएशन की ओर बढ़ता है, समस्याओं को धीरे धीरे कम करने लगता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता को कम करता है। तो ऐसी कंडीशन में एक कम जटिल एक सरल जीवन की शुरुआत, मतलब वो जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चित तौर से उसका जीवन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सभ्यता संस्कृति ज़्यादा कंफर्टेबल अगर होगी तो सभ्यता संस्कृति ज़्यादा विकास करेगी, विकास की गति उसकी बढ़ेगी, उसकी गति जो होगी वह अवरुद्ध नहीं होगी। तो कहता है कि सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया अंतर्निहित व्यक्तित्व के विकास का द्योतक होता है। ठीक है, अब आइए, वह कहता है कि कोई भी समाज अगर विकास कर रहा है तो अंतर्निहित गुण होना चाहिए, मतलब प्रधान चिन्ह। लेकिन बात तो किया टानवी ने 29 सभ्यताओं की, लेकिन 3 सभ्यताओं के ही विशिष्ट गुण या प्रधान चिन्ह को बता पाए, जैसा कि स्पेंगलर ने बताया था। तो 3 की बात करता है, भारतीय सभ्यता, कहता है भारतीय सभ्यता का गुण क्या है, प्रधान चिन्ह धर्म प्रधानता। यूनानी सभ्यता का क्या है, रस प्रधानता। और पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता का क्या है, तकनीक और यंत्र प्रधानता, जैसा कि स्पेंगलर ने भी माना था, लगभग सेम। तो मतलब कहता है कि भारतीय संस्कृति तब या सभ्यता तब तक विकास करेगी जब तक वह जो धर्म प्रधानता व आध्यात्मिक गुण इसका है यह लगातार चलता रहेगा। इस गुण के प्रक्रिया में लगातार आत्मनियमन की प्रवृत्ति होगी और उसके माध्यम से सूक्ष्मीकरण की प्रवृत्ति होगी। तो समाज के सामने समस्या लगातार आएगी और इन्हीं के माध्यम से उसे लगातार जटिल स्थिति से सरल स्थिति की ओर हम अग्रसर होते जाएंगे, मतलब जटिलता को ख़त्म करके एक कंफर्टेबल सिचुएशन की हम स्थापना करेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया में कहता है कि समाज को अपने प्रधान चिन्ह, समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व को बचाने के लिए उसमें आत्मनियमन की प्रवृत्ति जरूरी है और उसमें सूक्ष्मीकरण की प्रवृत्ति जरूरी है। जब आत्मनियमन की प्रवृत्ति रहेगी तो अपने आप सूक्ष्मीकरण की प्रवृत्ति का जन्म होगा। अब कोई सभ्यता संस्कृति इस आत्मनियमन की प्रवृत्ति से कैसे आगे बढ़ती है, इसको कैसे बैलेंस स्थापित करती है, तो कहता है कि इसके लिए क्या करता है, कहता है कि विकास की प्रक्रिया में लगातार समाज के सामने नई नई समस्याएं आती रहती हैं। जैसे मनुष्य के सामने आती हैं वैसे समाज के सामने आती हैं, या सरकार के सामने आती है, या संस्कृति के सामने आती हैं। तो कहता है कि ऐसी कंडीशन में समाज के सामने लगातार समस्या आती रहती है। यह समस्या जो होती है समाज के सामने बाधा के रूप में होती है। यह समस्या जटिल स्थिति होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। यह क्या होती है, यह समाज के लिए प्रॉब्लम होती है। यह समाज के लिए एज ए हिंड्रेंस, बाधा, या एज एन ऑब्स्टिकल, यह एक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह समाज के लिए एक चैलेंज होती है, चुनौती होती है। समस्या का मतलब हो गया चुनौती, यह आपका हो गया चैलेंजेस। तो समाज के लिए यह एक चैलेंज का काम करती है। और समाज जब तक अपने अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास तभी करेगा जब इस समस्या का लगातार समाधान करता रहेगा। तो समाधान कैसे करेगा, समाधान के लिए वो अपना रिस्पांस देगा। जो समस्याएं आएंगी, समाज के सामने चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का लगातार वो समाधान करेगा। तो उसका क्या करेगा, समाधान करेगा या उसका उत्तर देगा। तो समस्या का उत्तर मतलब उत्तर, प्रश्न का उत्तर प्रत्युत्तर। तो समाज का प्रत्युत्तर वह रिस्पांस देगा। कहता है यही जो समस्या के सामने जो समाज के सामने चुनौती आती रहती है, समस्याएं, यही चुनौती और प्रत्युत्तर की प्रक्रिया समाज में समाज की प्रगति का बाधक होता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स की थियोरी में वर्ग संघर्ष और द्वंद्ववाद की प्रवृत्ति है। जैसे कार्ल मार्क्स की थियोरी में समाज के सामने जो समस्याएं आती हैं उनमें वाद प्रतिवाद होता है। वाद प्रतिवाद में द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति आती है और द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से ही वर्ग संघर्ष की अवधारणा उन्होंने दिया है। तो वैसे ही यहाँ पे चुनौती और प्रत्युत्तर के माध्यम से
समाज के सामने समस्या और समाधान की प्रक्रिया के तहत वाद प्रतिवाद और संवाद को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है टॉर्नबी ने। तो टॉर्नबी ने समस्या वाद प्रतिवाद संवाद माना है, जैसे टॉर्नबी ने माना, वैसे हीगल ने माना, वैसे स्पेंगलर ने, वैसे आपका कार्ल मार्क्स ने माना। तो कहते हैं, अब समझिए, कहते हैं समाज के सामने जो समस्या आ रही है, समाज मतलब व्यक्ति के भी सामने आती है जीवन में समस्याएं, तो जो समस्याएं आ रही हैं, देखिए हमारे जीवन में रोज़ समस्या होती है। सुबह उठते हैं, आज ये करना है, कल वो करना है, आज इसके लिए प्रॉब्लम है, तो हम लगातार कुछ न कुछ उसके लिए क्या करते हैं, समाधान रिस्पांस निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में समाज के सामने भी आती है। अब कहता है कि जब समाज के सामने कोई समस्या आती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, बेकारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अन्य अनेक समस्याएं हैं, ये सब चुनौतियां हैं समाज के सामने या सरकार के सामने। अब इसका आंसर कौन देगा? टॉर्नबी कहता है कि जो समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं, इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर देने या इसके समाधान करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? तो इसके लिए वो कहता है कि समाज के सामने जो समस्या है उसका आंसर देने का उत्तरदायित्व समस्त आम जनता को नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पे एक छोटे से समूह को होता है। वह समूह जो पावरफुल होता है, वह समूह जो साधन संपन्न होता है, वह समूह जो संख्या में तो कम होता है लेकिन शक्ति में या बल में अधिक होता है, पावर में अधिक होता है। यह व्यक्ति जो होता है या जो समूह होता है संख्या में कम है, इसीलिए क्या है, अल्पसंख्या है। समझिएगा, यह समूह संख्या में कम है तो यह क्या है, अल्पसंख्या है। अल्पसंख्या का मतलब हो गया माइनॉरिटी, यह हो गया माइनॉरिटी है। लेकिन यह संख्या में कम है, उसके बावजूद ये शक्ति और पावर में अधिक होता है। यह हमारे लिए नियम कानून बनाता है, इसीलिए हमारे लिए जो नियम कानून का कंस्ट्रक्शन करता है, संरचना करता है, इसीलिए यह कहलाता है संरचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी। तो यह हो गया संरचनात्मक अल्पसंख्या, यह हो गया संरचनात्मक अल्पसंख्या, या इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी। यह संख्या में कम है, कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है। संख्या में कम है, याद रखिएगा, यही सब शब्द आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है जो संख्या में कम होते हुए हमारे लिए नियम कानून स्थापित करती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी हो गई। और अब किसके लिए नियम कानून बनाती है? नियम कानून बनाती है बहुसंख्या के लिए। बहुसंख्या कौन है? बेचारा सर्वहारा है, समाज के निचले हाशिया वाला व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, प्रजा है, आम जनता है। तो वह क्या हो जाएगी? वह आम जनता कहलाएगी आपका, वह हो जाएगी सर्वहारा बहुसंख्या। सर्वहारा बहुसंख्या, तो सर्वहारा बहुसंख्या को कहते हैं प्रोलेटेरियट मेजॉरिटी। संख्या में अधिक है तो प्रोलेटेरियट है, ठीक है, सबसे हारा हुआ है इसलिए सर्वहारा है, सॉरी सर्वहारा है, सबसे हारा हुआ है इसलिए सर्वहारा है, संख्या में अधिक है इसलिए मेजॉरिटी है। तो अब समझिएगा, अब यह व्यक्ति बेचारा जो सर्वहारा वर्ग है, यह कार्ल मार्क्स का समझिए क्या है, वर्किंग क्लास है, प्रोलेटेरियट क्लास है। और जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी वाला है, यह क्या है, यह कार्ल मार्क्स का बुर्जुआ वर्ग है या कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो साधन संपन्न है, शक्ति संपन्न है, जिसके पास शक्ति पावर दोनों ज़्यादा है, ठीक है। और यह बेचारा जो निचला वर्ग है वर्किंग क्लास का है। एंटोनियो ग्राम्सी की थियोरी में संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी क्या है? कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी एंटोनियो ग्राम्सी की थियोरी में यह अभिजनवाद है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, अरिस्टोक्रेसी है, उच्च वर्ग वाले हैं। और यह क्या है? यह दलित शोषित वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, ठीक है, यह आम जन है, यह पीपल्स हिस्ट्री है, यह हिस्ट्री फ्रॉम बिलो है। तो यह दलित शोषित वर्ग है, यह अभिजात वर्ग है। निश्चय के सुपरमैन थियोरी में यह सुपरमैन है, जंगलों में यह शेर है, ठीक है, यह शेरों की संख्या है, टाइगर्स हैं, लायन है, टाइगर्स हैं, ठीक है, मजबूत और विशाल जानवर हैं, संख्या में कम होते हैं, शक्ति पूरा उन्हीं के पास होती है और राज्य वही करते हैं, ठीक है। और भेड़ और निश्चय की सुपरमैन थियोरी में जो समाज के निचले हाशिया का या जंगल का जो भेड़ बकरी है वह क्या है? बहुसंख्या है। और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ये जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है, जैसे समझिएगा
कि भारत की जनसंख्या अगर 135 करोड़ है तो 135 करोड़ को में नियम कानून बनाता कौन है? मुख्यतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के लिए जो नियम कानून का कंस्ट्रक्शन करता है, जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है, वह संसद है, जिसकी मूल संख्या कितनी है? लगभग 552। ठीक है, जो 2026 तक ऐसी रहेगी, 1971 की जनसंख्या पर है, तो 552 है, सांसद हैं, संख्या में कम है, पावर में अधिक है, कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है, और 135 करोड़ जनसंख्या, संख्या में अधिक है, पावर में कुछ नहीं है। ये क्या है? सर्वहारा वर्ग है। ये आपका क्या है? सर्वहारा वर्ग है, मतलब प्रोलेटेरिएट मेजॉरिटी है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अब टाइम भी कहता है कि कोई भी समाज तब तक विकास करती है जब तक उसके अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास होता रहता है, मतलब जो उसका गुण होता है। और जब विकास की अवस्था कैसे पता चलती है? कोई समाज जब विकास करेगा तो विकास की अवस्था 3 प्रकार से होती है, समझिएगा। कहता है कि विकास की अवस्था में समाज का स्वरूप इस प्रकार होता है। समाज की 3 महत्वपूर्ण विशेषता होती है। कौन सी? अगर कोई समाज लगातार अपनी समस्याओं का लगातार सलूशन निकालता रहे, चैलेंजेस का रिस्पांस देता रहे, बाधाओं या समस्याओं का समाधान करता रहे, तो समाज क्या होगी? 3 प्रकार की होगी। कैसी समाज होगी? 3 भाग होंगे। क्या? समाज में समझिएगा, चुनौती और प्रत्युत्तर का बदलते रहना। पहला गुण क्या होगा? चुनौती और प्रत्युत्तर का बदलते रहना। मतलब समाज के सामने जो समस्या हो वह एक ही समस्या न बनी रह जाए हमेशा, बल्कि समस्या का समाधान होता रहे, तो फिर दूसरी समस्या आए तो उसका दूसरा समाधान हो। पता लगा समाज एक ही समस्या को सॉल्व करने में फंसा हुआ है, उसी को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो समाज या व्यक्ति जो होगा वो विकास नहीं कर पाएगा। विकास के लिए ज़रूरी है कि समस्याएं नई नई आती रहें। विकास के लिए ज़रूरी है कि समस्याएं नई नई आती रहें और उनका समाधान भी नया नया आता रहे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है कि समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास। तो जो समाज का अंतर्निहित व्यक्तित्व है या गुण है, जैसे व्यक्ति का अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है, उसका अगर विकास हो रहा है, वह अपने सेल्फ स्टीम को बचाए है, अपने जो राष्ट्रीय तत्व को, राष्ट्रीय मूल्य है, उसको बचाए हुआ है अगर समाज या संस्कृति, तो समझिए विकास कर रहा है। अगर यह विकास करेगा तो क्या होगा? समाज में एकता रहेगी। तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन भी यही होता है, यही समाज के भी जीवन में लागू होता है। तो समाज, और यही राज्य या सरकारों के साथ भी लागू होता है। कोई सरकार या सिस्टम अगर एक ही समस्या में फंसी रहेगी तो सरकार या सिस्टम बदल सकती है चुनाव में। अगर वह नए नए समस्या बनाती रहे, नए नए समाधान देती रहे, तो लगातार समाज आगे बढ़ाती रहेगी, तो निश्चित तौर से समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास होगा, उस समाज में शांति रहेगी, और वह उस व्यक्ति में शांति रहेगी, वो व्यक्ति विकास करेगा। कहता है कि ऐसी कंडीशन में तो चलती रहेगी, लेकिन होता क्या है? कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी समाज या कोई सरकार या कोई व्यक्ति अगर अपनी समस्याओं का समाधान न कर पाए, समस्याओं का उत्तर न दे पाए, जो उसके सामने प्रॉब्लम्स रोज़ आ रहे हैं उसका समाधान न कर पाए, बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में उसका पतन होना शुरू हो जाएगा, पतन होना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि अगर सभ्यताएं पतन की अवस्था में चली जाएंगी, समझिएगा, अगर सभ्यताएं पतन की अवस्था में चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि सभ्यता में टूटन शुरू हो जाएगी, सभ्यता में विघटन शुरू हो जाएगा, और सभ्यता धीरे धीरे पतन मुख हो जाएगा। तो पतन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होगी। उसमें सभ्यता पहले टूटेगी, उसमें टूट और बिखराव की प्रवृत्ति आएगी, फिर उसमें विघटन होना शुरू हो जाएगा, अब पूरी तरह से बिखर जाएगी वो, और उसके बाद उसका पतन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि जब कोई समाज या कोई सरकार किसी समस्या का समाधान न कर पाए तो जनता क्या करेगी? आम जनता उसके खिलाफ चली जाएगी। आम जनता जो है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो प्रोलेटेरिएट मेजॉरिटी है, वह क्या करेगी? धीरे धीरे विरोध करेगी, अपना आंशिक सहयोग करेगी,
अब उसका प्रतिरोध की भावना उसमें प्रबल होना शुरू हो जाएगी। जब वो प्रतिरोध करेगी तो हड़ताल करेगी, वह धरना देगी, आदि कार्य करेगी। जब ऐसा करेगी तो क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है, कम संख्या वाली पावरफुल व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सरकार को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए अब शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अगर सभ्यता समाज अपने चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाएगी तो आम जनता उसके खिलाफ हो जाएगी, और जब आम जनता उसके खिलाफ हो जाएगी तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, सरकार या जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी है वह क्या करेगी, वह अपशक्ति का प्रयोग करेगी। तो जो अभी तक सृजनात्मक अल्पसंख्या था वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी प्रबल अल्पसंख्या। प्रबल जो अपने बल का प्रयोग करेगी अपने को स्थापित करने के लिए, और अपने अस्तित्व, अपने सरकार, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, अपने पोजीशन को बचाने के लिए अब वो बल का प्रयोग करेगी। तो हो जाएगी प्रबल या सत्ताधारी अल्पसंख्या, तो हो जाएगा प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। तो वह माइनॉरिटी जो विकास की अवस्था में सृजनात्मक माइनॉरिटी थी, अब वो पतन की अवस्था में क्या कहलाएगी, पतन की अवस्था में समाज फिर 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो अभी समाज विकास की अवस्था में बदला है, अब समाज बदलेगी पतन की अवस्था में। पहला क्या हो जाएगी, पहला हो जाएगी प्रबल अल्पसंख्या। अब जो कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी थी अब यहाँ हो जाएगी प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी, अब अपने शक्ति का प्रयोग करेगी। यह हो जाएगा प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी। अब जब प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी हो जाएगी, अब क्या करेगी, यह अपने शक्ति का प्रयोग करेगी। अब जब ये अपने शक्ति का प्रयोग करेगी या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सत्ता का प्रयोग करेगी और आपके हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास करेगी, आपके अनशन को प्रयास करेगी, आप पे लाठीचार्ज कराना शुरू करेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू होगा, आपके खिलाफ जांच करना शुरू होगा ना। वर्तमान में किसी सरकार को उठा के देख लीजिए, आप समझ आ जाएगा। तो प्रबल अल्पसंख्या हो गई। अब जब प्रबल अल्पसंख्या हो जाएगी तो अभी तक जो बेचारा दूसरा वर्ग था, अगले जो समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, उसमें जो विकास की प्रक्रिया में समाज में शांति थी। लेकिन इस काल में क्या हो जाएगा, इस काल में जो अभी तक प्रोलेटेरिएट मेजॉरिटी थी, मतलब कि जो सर्वहारा बहुसंख्या था, वह सर्वहारा बहुसंख्या का अब लगातार शोषण होगा। शासक वर्ग, सरकार लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जब लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो मतलब क्या हो जाएगा, अब उसका शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, तो वो हो जाएगी उत्पीड़ित सर्वहारा। तो अभी जो सर्वहारा, अब क्या हो जाएगा, जो सर्वहारा बेचारा अभी तक मेजॉरिटी में था, सर्वहारा बहुसंख्या थी, अब उसका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। तो इसे यह कहलाएगा उत्पीड़ित सर्वहारा। एक्सप्लॉइटेड प्रोलेटेरिएट क्लास। तो एक्सप्लॉइटेड इसे बोलते हैं हम इटर्नल प्रोलेटेरिएट क्लास। तो यह हो जाएगा आपका उत्पीड़ित सर्वहारा वर्ग या आंतरिक सर्वहारा वर्ग। और तीसरा क्या हो जाएगा, बाह्य सर्वहारा वर्ग। बाह्य सर्वहारा वर्ग मतलब हो गया कि जिसका जो सत्ता का विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उसका उत्पीड़न होगा, तो वह हो जाएगी उत्पीड़ित सर्वहारा। और ऐसा सर्वहारा जो अभी नहीं विरोध कर रहा है वह क्या हो जाएगी, वह बाह्य सर्वहारा हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रोलेटेरिएट। तो अभी इसको ये बचा रहेगा। तो भाई जो विद्रोह करता है, जो विरोध करता है, उसी के लिए प्रॉब्लम होती है। आगे कहता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि समाज टूटना शुरू हो जाएगा, विकसित होना शुरू हो जाएगा। कहता है कि समाज जब तक विकास करती है तब तक हर समाज के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ जंगली जातियां होती हैं, जो समाज का प्रत्यक्षता तो अंग नहीं होती है मान लीजिए, लेकिन जब तक समाज के व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है या कोई देश या सरकार रहती है, तब तक ये जंगली जातियां भी अपने आप को उसी से जोड़ के बताती हैं और जोड़ के दिखाती हैं। जैसे कोई पावरफुल देश है तो उसके आसपास की जनजातियां अपना संबंध अच्छा बना के रखी हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे अशोक का 12वां शिलालेख देख लीजिए, वह जंगली जातियों को चुनौती देता है। समुद्रगुप्त के आप प्रत्यंत राज्यों को देख लीजिए,
जो समतट, दवाक, कामरूप, कीर्तपुर नेपाल के बात हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, जब तक सत्ता मजबूत थी तब तक ये लोग भी कर, उपहार आदि देकर अपना संबंध बनाए रखते हैं। तो ऐसे ही जंगली जातियां भी बनाए रखती हैं, लेकिन जब टूटन और बिखराव शुरू हो जाता है सभ्यता में तो ये अपने आप को अलग कर देती हैं। अब ऐसी कंडीशन में समाज का स्वरूप बदल जाता है। तो कहते हैं कि अब जब समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, उसके अंतर्निहित व्यक्तित्व कम हो रहा है, मतलब उसके सभ्यता का गुण कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब सरकार या सृजनात्मक अल्पसंख्या समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती, चुनौतियों का उत्तर नहीं दे पाती सही से, ठीक ढंग से, तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है, समाज को बचाने के लिए अलग अलग वर्गों का अभ्युदय होता है। समाज को बचाने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व सामने आते हैं। इनमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अतीतवादी कहलाते हैं। तो समाज को बचाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया आती है। तो समाज को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं कि अब हम अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे, अब हम ये कर देंगे, अब हम सत्ता में ऐसे बदलाव करेंगे। तो मतलब या जो समस्याएं हैं इनका यह कारण है, अगर इस कारक को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग मत आएंगे। तो इनमें एक मत ऐसा हो सकता होगा जो वो कहलाएंगे अतीतवादी। अतीतवादी ऐसे व्यक्ति होंगे जो वर्तमान समस्याओं का समाधान अतीत में ढूंढेंगे। वे कहेंगे अतीत में यह था तो बहुत अच्छा था, अतीत में यह सिस्टम था तो बहुत अच्छा चला था, इसीलिए समाज के अंतर्निहित व्यक्तित्व का विकास हो रहा था, इसीलिए समाज में शांति थी, इसीलिए फिर से इसको लागू किया जाए। जैसे गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा, जैसे दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा, जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान अतीत की गौरव गाथा में देखते हैं, अतीत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग कहलाएंगे अतीतवादी। दूसरे ऐसे होंगे जो वर्तमान की समस्याओं का समाधान अच्छे भविष्य में देखेंगे, वे कहलाएंगे भविष्यवादी। ये कहेंगे कि अच्छा सब कुछ आगे होगा, अगर इस तरह होगा तो ये आगे भविष्य की बात करेंगे, भविष्य में आपको सपना दिखाएंगे। जैसे ईसाई अवधारणा में जॉन मिल्टन ने लिखा ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी। वो कहते नेटिविटी मतलब होता है जन्म। कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के साथ संसार में शांति होगी, संसार व्यवस्थित होगा, संसार में शुभ ही शुभ होगा, ठीक है, और ईसा मसीह के विचारों का प्रचार प्रसार होगा। तो वो ईसा मसीह के आगमन को ढूंढते हैं, ये कहलाते हैं भविष्यवादी, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है, जो समाज के तारणहार कहलाएंगे, समाज को बचाने का प्रयास करेंगे। जिनमें से कुछ होंगे शहीद ऐसे लोग कहलाते हैं जो सभ्यता या संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर जल्दी से कर देते हैं, अपने प्राणों की भी वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो अपने प्राणों को भी सभ्यता संस्कृति के बचाने के लिए उत्सर्जन कर देते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं मार्टर या शहीद। तो ये हो गए मार्टर, शहीद हो गए। तो कुछ शहीद हो गए, देखिए प्राचीन जो फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे शहीदों का इतिहास है, ठीक है। जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, बहुत सारे लोग हुए। अब ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे भी तारणहार होंगे जो या भविष्यवादी होंगे, तारणहार होंगे जो कि समाज को सामरिक रूप से मजबूत करने की बात करेंगे। कहेंगे अगर समाज मजबूत होगा तब अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। सभ्यता संस्कृति को सामरिक रूप का मतलब होता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है युद्ध, संधि, समझौता, सैनिक नीतियाँ, ठीक है, शस्त्रीकरण आदि। तो कुछ लोग कहेंगे ढेर सारा मिसाइल खरीद लाइए, ढेर सारा राफेल खरीद लाइए, बहुत सारे चालक रहित विमान बना दीजिए, परमाणु बम बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये समाज को या देश को सामरिक रूप से मजबूत करने की बात करेंगे। जैसे कि
कुछ के हाथ में नंगी तलवार होगी, जिसकी संकल्पना की गई भारतीय इतिहास में। जो अगले वैष्णविज्म के जो इनकारनेशन है, जो अगला विष्णु का अवतार होगा, वह कल्कि के रूप में होगा। तो भगवान कल्कि जो होंगे वे क्या करेंगे, वे सफ़ेद घोड़े पे तलवार लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये भविष्यवादी में आएंगे, भविष्य में इनका जन्म होगा। तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, जो सामरिक रूप से मजबूत करने की बात करेंगे, वे तलवार लेके चलेंगे, युद्ध अस्त्र शस्त्र के माध्यम से कार्य करेंगे। जैसे कल्कि का अवतार भागवत धर्म में कल्कि का अवतार हो गया। अब देखिए आगे, कुछ ऐसे भी तारणहार होंगे जो कि कालचक्र लेके चलेंगे। कालचक्र मतलब कि एक प्रकार से समय के परिवर्तन को देखेंगे, समय के दिशा को बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे इनमें आप कह सकते हैं किसको, कुछ लोग सामरिक रूप से मजबूत करेंगे और कुछ लोग कालचक्र हाथ में लेके चलेंगे और वह समय के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो इस प्रक्रिया में कैसे लोग आएंगे, जैसे बौद्ध धर्म में जो अगला अवतार होगा वह होगा मैत्रेय बुद्ध का। अगले बुद्ध कौन होंगे, भावी बुद्ध, भविष्य में आएंगे समाज को व्यवस्थित करने के लिए। वो कौन होंगे, मैत्रेय बुद्ध। जैन धर्म में अगले तीर्थंकर आएंगे जो समाज को व्यवस्थित करेंगे, समाज को बचाएंगे। वे कौन होंगे, सिमंदर स्वामी। वे होंगे सिमंदर स्वामी। ठीक है। अब एक कालचक्र, कालयंत्र लेके चलेंगे। कालचक्र और कालयंत्र का मतलब हो गया कि विचारों के माध्यम से समाज को बदलेंगे, समय के साथ समाज को बदलने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग दृष्टिकोण हो गया। अब इन सब तमाम प्रयासों के बावजूद भी, समझिएगा, इन सब तमाम प्रयासों के बावजूद भी अगर कोई सभ्यता या संस्कृति अपने समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, चुनौती का सफल प्रत्युत्तर नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगी, आम जनता या जो प्रोलेटेरिएट मेजॉरिटी है, जो सर्वहारा बहुसंख्या है, यह स्वयं प्रयास करेगी और स्वयं मैदान में आ जाएगी, कूद पड़ेगी। जब यह स्वयं आएगी तो यह क्या करेगी, यह बहुत लोगों के द्वारा किया गया प्रयास होगा। अगर इस प्रयास से, समझिएगा, यह जो इस सबका प्रयास होगा, आम जनता का प्रयास होगा, यह सार्वभौमिक जनता का प्रयास होगा। तो अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो इस प्रयास को क्या कहा जाएगा, इनके प्रयास को कहा जाएगा सार्वभौमिक धर्म या कहा जाएगा उच्चतर धर्म। तो सर्वहारा के प्रयासों को कहा जाता है सार्वभौमिक धर्म या सार्वभौम धर्म। जो सब लोगों का प्रयास हो, सब लोगों का अनुशासन हो, सब लोगों के ठीक है, सब लोगों द्वारा किया गया अटेम्प्ट हो, सार्वभौम धर्म, इसे वो कहता है, यह क्या होगा, यह होगा उच्चतर धर्म। यह होगा उच्चतर धर्म। क्यों उच्चतर धर्म होगा, क्योंकि इसमें अधिक जनता प्रयास कर रही है, इसमें अधिक जनता प्रयास कर रही है। यह प्रयास ऐसे ही है तानवी के इतिहास दर्शन में, जैसा कि मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग करेगी, मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग करेगी, और माओवाद में और लेनिनवाद में पीजेंट इंसर्जेंसी होगा, मतलब किसान करेगा। तो यह अधिक लोगों द्वारा किया गया है, तो उच्चतर धर्म है, उच्चतर प्रयास है, सभी के द्वारा किया गया है, इसीलिए सार्वभौमिक धर्म है, सार्वभौमिक प्रयास है। अगर इनके प्रयासों से, समझिएगा, अगर इनके प्रयासों से सभ्यता या संस्कृति बच गई, सभ्यता या संस्कृति बच गई, उसका समाधान हो गया, ठीक है, तब यह समाज या सभ्यता कहलाएगी द्वितीय सभ्यता। तब यह समाज यह कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अगर इनके प्रयासों से बच गया तो, क्योंकि आम जनता का प्रयास है, कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी का प्रयास इसमें है नहीं, तो अगर इनके प्रयास से होगा तो सभ्यता फिर से, समझिए, जन्म ले रही है, इसका सभ्यता का पुनर्जन्म हो रहा है, तो वह कहलाएगी द्वितीय सभ्यता। यह कहलाएगी सेकेंड सिविलाइजेशन, यह कहलाएगी द्वितीय सभ्यता। टॉयनबी कहता है कि संसार में इस समय 4 उच्चतर धर्म या मत हैं, या 4 सार्वभौमिक धर्म हैं, मतलब जो लोग समाज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन कौन हैं, उसके लिए कहता है हिंदू सभ्यता, मतलब भारतीय सभ्यता, महायान बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म की सभ्यता, ईसाई सभ्यता,
ठीक है, ईसाई सभ्यता और इस्लाम। कहता यही 4 उच्चतर धर्म मत हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों से सभ्यता या संस्कृति को बचाने का लगातार, ठीक है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आगे वो कहता है कि अगर इनके प्रयासों से, समझिएगा, हो गया तो ठीक है, तो सभ्यता का पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? तब सभ्यता संस्कृति क्या करेगी? अपने समरूप सभ्यता में जो उसके समानांतर, जो उसके पैरेलल सिविलाइजेशन या कल्चर विकसित हो रहा है, जैसे वर्तमान में पश्चिमीकरण बड़ा तेज हावी हो रहा है, तो अगर ऐसी सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आएगी, अगर सभ्यता संस्कृति अपने आप को अब भी नहीं बचा पा रही है तो क्या करेगी? अब सभ्यता संस्कृति दूसरे के संपर्क में आएगी, ठीक है। तो टाइम भी कहता है कि अगर कोई सभ्यता संस्कृति ऐसे कंडीशन में जब किसी अन्य सभ्यता संस्कृति या अपने समानांतर सभ्यता संस्कृति या अपने पैरेलल सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आती है तो एक बार उसमें फिर से प्रतिक्रिया होती है, और इसमें अगर वह सभ्यता अपना पुनर्जन्म कर लेती है, दूसरों की प्रतिक्रिया से, आक्रोश से, दूसरे के संपर्क में आने से एक बार फिर अपनी संस्कृति या सभ्यता को बचाने के लिए उसमें एक प्रकार से अंतर्द्वंद होगा, एक प्रकार से इसमें फिर से रिएक्शन होगा। अगर इस रिएक्शन की पद्धति में वो अपने आप को फिर बचा ले जाती है तो सभ्यता का पुनर्जन्म हो जाएगा, सभ्यता और पावरफुल हो जाएगी, सभ्यता और परिपक्व हो जाएगी, सभ्यता और मजबूत होकर निकलेगी। तो इसे कहा गया है एंटियस की कूद। अगर किसी सभ्यता या संस्कृति के संपर्क में आने पर कोई सभ्यता अपने आप को फिर से बचा लेती है तो वह सभ्यता का पुनर्जन्म कहलाता है, और इस घटना को कहते हैं एंटियस की कूद, इसे कहते हैं एंटियस रिबाइंड। टाइनबी के इतिहास में इसे कहते हैं एंटियस की कूद, टाइनबी के इतिहास में कहते हैं एंटियस की कूद या एंटियस की कूद, ठीक है। तो यह हो गया आपका एंटियस रिबाइंड, एंटियस की कूद कहलाएगी। और अगर यह सभ्यता संस्कृति इसके बावजूद भी अपने आप में प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, नहीं बचा पाती है, तो वह क्या हो जाएगी? वह एक प्रकार से अटलांटस की मूर्छा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अटलांटस की मूर्छा। एटलांटस की मूर्छा मतलब इसे कहते हैं एटलांटियन ट्रांस, इसे कहते हैं एटलांटियन ट्रांस। तो जो एटलांटियन ट्रांस है, एटलांटियन ट्रांस, इसका मतलब होगा एटलांटस की मूर्छा, ठीक है। तो मतलब मूर्छा के एटलांटस जो ट्रांस है वह पूरी तरह से मूर्छित हो गई, शांत हो गई, समाप्त हो जाएगी। एंटियस की कूद जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया समझिएगा। एंटियस मुख्यतः यूनानी इतिहास का एक हाफ जाइंट पर्सन था, अर्धदानव व्यक्ति था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा किया था कि वह ही वॉज अ वेरी बिग रेसलर ऑफ हिज टाइम। वह बहुत बड़ा योद्धा था जो बेसिकली कुश्ती करता था, तो वह कुश्ती करने वाला व्यक्ति था, रेसलर था। कहा जाता है कि वह अपने रास्ते में जाने वाले लोगों को कुश्ती के लिए ललकारता था और उनके ललकारने के बाद, उनको पराजित करने के बाद उनके सरों को इकट्ठा करता था काट काट के, ताकि वो अपने पिता की याद में मंदिर का निर्माण कर सके। उसे एक वरदान दिया गया था कि जब भी कोई व्यक्ति उसे जितनी बार धरती पे पटकेगा या धरती को टच कराएगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, उतनी बार उसमें क्या होगा, शक्ति बढ़ जाएगी और अंततः वह जीत जाएगा। तो इसे कहते हैं एंटियस की रिबाइंड, एंटियस की कूद। जितनी बार टच कराएंगे, जितनी बार समस्याएं बढ़ेंगी, उतनी बार वो समाधान और लेके बाहर निकलेगा, इसे कहते हैं। तो उसका कहा जाता है कि उसका पतन कब हुआ। उसके पतन के लिए कहा जाता है कि बाद में हेराक्लिस नामक व्यक्ति ने उसे बेर हक किया। बेर हक करने का मतलब होता है कि उसे इस तरह से उठा के दबाया कि वह तब तक धरती न टच कर पाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। तो इसे कहते हैं एंटियस की कूद। जितनी बार उसको आप धरती पे फेंकेंगे उतनी बार शक्ति बढ़ जाएगी। और एटलांटिस की मूर्छा का मतलब होता है एटलांटिस सागर की तरह पूरी तरह से शांति, पूरी तरह से अनकॉन्शियसनेस की सिचुएशन हो जाए।
कहा गया कि जब ऐसा हो जाएगा तो समझिए कि सभ्यता संस्कृति वहीं पे समाप्त हो जाएगी। अगर बच गई तो एनटीएस की कूद है, नहीं बची तो समाप्त हो गई। तो कुल मिला के यह कहता है टॉयनबी, कुल मिला के कोई भी सभ्यता संस्कृति इसी क्रम से आगे बढ़ती है, इसी क्रम से आगे विकास करती है। और बस एक प्रॉब्लम यहाँ टॉयनबी में यह है कि टॉयनबी कहता है कि जो 5 सभ्यताएं बची हैं, उन पाँचों सभ्यताओं में यद्यप 4 सभ्यताएं तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगी, वे चुनौती का सफल प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगी, इसीलिए वो अपनी समरूप सभ्यता में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अंतिम सभ्यता जो है वह जो ईसाई सभ्यता है, ईसाई सभ्यता है, पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता है, यही सभ्यता अंततः अपने अस्तित्व को बचाएगी। यह दृष्टिकोण उन्होंने देकर वास्तव में वह एक पक्षी हो गए हैं, पक्षपाती हो गए हैं। तो उनमें पार्शियल व्यू, पार्शियल जस्टिस एक प्रकार से उसमें प्राप्त होता है। फिर भी ठीक है, एक दूसरी कमी यहाँ पे है इनके दर्शन में है कि इन्होंने मनुष्य की गतिविधियों को कभी स्वतंत्र नहीं माना है, जबकि इतिहास में और समाज में मनुष्य की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। फिर भी सभ्यता संस्कृति के विकास की प्रक्रिया में और उसमें जो चुनौती प्रत्युत्तर की प्रक्रिया है, यह वास्तव में विकास की अवस्था, विकास के दौर में वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है और जो द्वंद्ववादी पद्धति को भी सिद्ध करती है। और यह मानव समाज और संस्कृति के विकास में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह इसकी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता भी है।